Very good morning to all of you. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपने अभी तक nth टर्म, उसकी प्रॉपर्टीज, सम ऑफ n टर्म्स और उसकी प्रॉपर्टीज, इन दो टॉपिक पे डिस्कशन किया। क्लास 10th में भी ये टॉपिक थे दोनों, सम ऑफ n टर्म भी था और nth टर्म भी था। तो ऑलरेडी आपने किया हुआ है। जिन बच्चों का फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे है वो रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेंगे और इतना कंप्लीट आसानी से कर सकते हैं। और उसके अलावा भी कोई डाउट आता है तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और अब अपन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए आज दो बातों पे डिस्कशन करेंगे। द फर्स्ट थिंग इज सपोजिशन ऑफ टर्म्स। नेक्स्ट हेडिंग इज सपोजिशन ऑफ टर्म्स। सपोजिशन ऑफ टर्म्स। कई बारी क्वेश्चन आते हैं बेटा ऐसे, सपोजिशन ऑफ टर्म्स, TERM टर्म्स, सपोजिशन ऑफ। तो कई बारी बेटा क्वेश्चन ऐसा आता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के 3 टर्म्स फाइंड करो जिनका सम इतना है, प्रोडक्ट कितना है। या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 4 टर्म्स फाइंड करो जिनका सम और प्रोडक्ट कितना है। तो ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको नंबर ऑफ टर्म्स को सपोज करना होता है, वहां पर अपनी ये हेडिंग बड़ी बेनिफिशियल है। और अपन इसको दो केस में डिस्कस करेंगे। या तो हो सकता है क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्म्स आपसे इवन पूछे हों, या हो सकता है नंबर ऑफ टर्म्स आपसे ऑड पूछे हों। तो हम यहाँ डिस्कशन में ला रहे हैं जब आपका नंबर ऑफ टर्म्स, सबसे पहला केस, when number of terms be odd। यदि आपको किसी एपी में ऑड नंबर ऑफ टर्म सपोज करने हैं, जैसे आपको एपी में 3, भाई एक तो सपोज करने बोलेंगे नहीं, और मान लो एक बोला भी तो अपन ए सपोज कर लेंगे। लेकिन यदि एक से ज्यादा सपोज करने हो, ऑड हो, वो भी ऑड नंबर ऑफ टर्म सपोज करने हो, मतलब एक टर्म सपोज करना है, 3 करना है, 5 करना है, 7 करना है, 9 करना है। जब भी नंबर ऑफ टर्म्स आपको ऑड नंबर ऑफ टर्म्स सपोज करने होंगे, देन वी यूज दिस थ्योरी, दिस कंसेप्ट। जब हमारे नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगे तो उसमें पहला केस, फॉर 3 टर्म्स, एक टर्म के लिए नहीं लिख रहा हूं मैं, क्योंकि एक टर्म सपोज करना होगा तो बेटा अपन उसको ए ले लेंगे। फॉर 3 टर्म्स हमारे टर्म्स हम क्या लेंगे, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। ठीक है। यदि आपको एपी में 5 टर्म सपोज करने हैं, फॉर 5 टर्म्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो 5 टर्म सपोज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें एक डी और सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ पर, मतलब a माइनस 2d से शुरुआत करेंगे, फिर a माइनस डी, फिर a प्लस डी, और खत्म करेंगे a प्लस 2d पर। ठीक है। तो ये 5 टर्म हो जाएंगे। ऐसे ही 5 से आपको यदि 7 बनाने हैं तो एक डी और सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक डी और ऐड करेंगे, मतलब बीच वाले टर्म ऐसे बने रहते हैं। मैंने इन्हीं 3 को पहले देखा हुआ है, और इस 3 में एक डी ऐड कर दिया और एक डी सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमको 5 टर्म मिल गए। अब यदि इसी 5 से 7 करने हैं तो हम एक डी और सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक डी और ऐड करेंगे, ठीक है, एटसेट्रा। लेकिन वो 7 वाला क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाता है, तो 7 तक आपको ना तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछेंगे ना स्कूल एग्जाम में पूछेंगे। तो आपको नंबर ऑफ टर्म जो है वो 3 या 5 तक भी बहुत लेंदी हो जाता है, 7 तो फिर बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो ये है नंबर ऑफ टर्म जब भी आपको सपोज करने होंगे। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों किया, 3 टर्म सपोज करने हैं तो हम ए प्लस डी, ए प्लस 2d ले लें और बात खत्म हो जाएगी। लेकिन उसमें और इसमें फर्क यह है कि जब आप नंबर ऑफ टर्म्स ऐसे सपोज करते हैं तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका इजी हो जाता है। आप ए प्लस डी, ए प्लस 2d ऐसे टर्म्स को लेके भी अपनी कैलकुलेशन कर सकते हो, उससे भी आंसर आएगा। लेकिन उससे जो आंसर आएगा और इससे जो आंसर आएगा, इससे आंसर थोड़ा सा जल्दी आ जाएगा, है ना। मैं
इसमें एक क्वेश्चन में इसको यूटिलाइज करके अभी आपको बताऊंगा, तो आप रियलाइज करोगे जो मैं बोल रहा हूँ। अब ये तो हो गया जब नंबर ऑफ टर्म्स आपको 8 सपोज करने हैं। अब हम दूसरा केस ले रहे हैं, व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स बी इवन। व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स बी इवन, जब आपको एपी में कुछ नंबर ऑफ टर्म्स सपोज करने हैं बेटा, और नंबर ऑफ टर्म्स आपको इवन नंबर ऑफ टर्म्स लेने हैं। मतलब जैसे वी हैव टू सपोज 2 टर्म, वी हैव टू सपोज 4 टर्म्स या 6 टर्म्स एंड सो ऑन। सो हम यहीं से शुरुआत करेंगे कि व्हेन वी हैव टू सपोज ओनली 2 टर्म्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब फॉर 2 टर्म्स, दो टर्म हमको सपोज करना है बेटा, तो 2 टर्म आप क्या लेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, a माइनस डी और a प्लस डी, ये 2 टर्म। ठीक है, यदि आपको 2 से टर्म को 4 बनाने हैं, मतलब व्हेन वी हैव टू सपोज 4 टर्म्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो अपन 4 टर्म क्या लेंगे बेटा, बीच वाले 2 तो यही रखेंगे, a माइनस डी और a प्लस डी। अब आप देख रहे हो कि इन दोनों में जो कॉमन डिफरेंस है वो 2d का कॉमन डिफरेंस है। यदि आप सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करते हो तो 2d आता है कॉमन डिफरेंस। इसलिए हम क्या करेंगे, अगला टर्म बनाने के लिए इसमें 2d ऐड करते हैं और पिछला टर्म बनाने के लिए 2d सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इस तरीके से 2 टर्म से हमने 4 टर्म बना लिए। अब सर, ऐसे यदि आप, 4D है, हाँ बोलो, 3D है, आपने 3D लिखा है। क्या बोले? सर 2D चाहिए ना। नहीं नहीं बेटा, 3d ही आएगा, मैं बता रहा हूँ अभी आपको। और व्हेन वी हैव टू सपोज बेटा 6 टर्म्स, यदि आपको एपी में 6 टर्म सपोज करने हैं, तो अब हम क्या करेंगे, एक 2d और ऐड करेंगे और एक 2d और सब्ट्रैक्ट करेंगे। मतलब शुरुआत कहां से करोगे बेटा, a माइनस 5d, फिर आएगा a माइनस 3d, फिर आएगा a माइनस d, फिर आएगा a प्लस d, फिर आएगा a प्लस 3d, फिर आएगा a प्लस 5d और फुल स्टॉप, खत्म और एटसेट्रा। ये हो गया। चलिए अब आपकी क्वेरी जो है आपका समाधान करते हैं बेटा। अब जो मैं बोल रहा हूं वो ये है कि जब आपको नंबर ऑफ टर्म्स कैसे सपोज करने होंगे बेटा, ऑड। यदि आपको ऑड टर्म सपोज करने हैं तो मिडिल टर्म एक ही होता है, बीच में कितना टर्म होगा, एक ही मिडिल टर्म होता है ना हमेशा। तो जब आपका जो, मतलब मैं ऑब्जर्व करके जो आपको लिख रहा हूँ, फाइनल ऑब्जर्वेशन जो आपको याद रखने हैं, ये देखिए ये फाइनल ऑब्जर्वेशन है, स्टार मार्क लगा दिया। फाइनल ऑब्जर्वेशन ये है, फॉर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, फॉर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, जो आपने ऑब्जर्व किया यहाँ पर, आपकी जगह पर मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ। जब आपको ऑड नंबर ऑफ टर्म सपोज करने हैं तो देयर इज ओनली वन मिडिल टर्म, देयर इज ओनली वन मिडिल टर्म विच इज एक ही मिडिल टर्म होता है, एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। और एक डी का कॉमन डिफरेंस होता है, एक ही मिडिल टर्म होता है और कॉमन डिफरेंस भी डी का ही होता है। तो कहने का मतलब बेटा ये है, यदि आपको एक टर्म सपोज करना है तो आप क्या ले लोगे, ए। यदि 1 से 3 बनाने हैं, 1 से 3 बनाने हैं तो क्या करोगे, एक डी ऐड करोगे, एक डी सब्ट्रैक्ट करोगे, मतलब क्या हो जाएगा, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। ठीक है, ये लिखा हुआ। अब यदि इन्हीं 3 से 5 करने हैं तो ये वाले 3 तो रहेंगे ही, अब इसमें एक डी ऐड कर दोगे, मतलब इस वाले में एक डी ऐड कर देंगे तो ए प्लस 2d हो जाएगा, और इस वाले में एक डी सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ए माइनस 2d। बस आप क्या करते जाओ, एक इस तरफ बढ़ाते जाओ, एक इस तरफ बढ़ते जाओ, तो 3 से 5 हो जाएंगे। अब आपको 5 से यदि 7 करने हैं तो हम यहाँ पर एक डी और ऐड कर देंगे, मतलब ए प्लस 3d पे खत्म करेंगे, और इधर एक डी और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब ए माइनस 3d। तो कितने टर्म्स हो जाएंगे, 7 टर्म। और इस तरीके से अपन नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ाते जाएंगे। तो बस एक बात ध्यान में रखना है कि जब आपके नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगे तो मिडिल टर्म एक ही होता है और कॉमन डिफरेंस जो है वो भी एक डी का ही होता है।
मतलब अगला टर्म बनाने के लिए हम एक डी ऐड करेंगे और एक डी सबट्रैक्ट करेंगे। वेयर वेयर यदि आप नंबर ऑफ टर्म्स इवन लेके मान के चल रहे हो तो आप देख रहे हो कि बेटा हमेशा मिडिल टर्म जो है वो दो है, दो दो मिडिल टर्म मिलते हैं। ये दो है, यहाँ भी कितने मिडिल टर्म है, दो हैं, यहाँ भी कितने मिडिल टर्म है, दो हैं। तो जब नंबर ऑफ टर्म्स, दूसरी बात ये हो गई कि फॉर even number of terms, when we have to suppose even number of terms, there are two middle terms and common difference is of 2d। और कॉमन डिफरेंस कितने का होता है, वो 2d का कॉमन डिफरेंस है। आप यदि आप देखो, यदि आप कॉमन डिफरेंस निकालने का मतलब क्या होता है, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस। तो यदि आप इसमें से इसको सबट्रैक्ट करोगे बेटा तो कितना डी आएगा, 2d आएगा। a प्लस डी में a माइनस डी को सबट्रैक्ट करेंगे तो कितने डी आते हैं, 2d। तो यहाँ पर इवन नंबर ऑफ टर्म्स में कॉमन डिफरेंस 2d का होता है, और 2d का होता है इसलिए अगला टर्म बनाने के लिए 2d ऐड करना है और पिछला टर्म बनाने के लिए 2d सबट्रैक्ट करना है। कब, जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन होंगे। जैसे a माइनस डी, a प्लस डी है तो ये बीच में तो ये दो आएंगे ही बेटा। अब 2 से 4 करने हैं तो 2d ऐड कर दिया, 2d सबट्रैक्ट कर दिया। 4 से 6 करने हैं तो ये 4 तो आएंगे ही आएंगे, एक 2d ऐड कर देंगे, एक 2d सबट्रैक्ट कर देंगे। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स बी ऑड देयर इज ओनली वन मिडिल टर्म विच इज a एंड कॉमन डिफरेंस d का होता है। और यदि दो आपको इवन नंबर ऑफ टर्म्स सपोज करने हैं तो मिडिल टर्म, बीच में दो टर्म आएंगे और अगला टर्म बनाने के लिए हम 2d ऐड करेंगे, पिछला टर्म बनाने के लिए 2d सबट्रैक्ट करेंगे। 2d ऐड 2d सबट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो ये है सपोजिशन ऑफ टर्म्स। एक यूटिलाइजेशन में क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ इसका, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए बेटा। सर इवेंट टर्म वाला एक बार बताना। इवन टर्म्स में बेटा दो मिडिल टर्म होते हैं, ठीक है, ये लिखा हुआ है। मतलब इसके बजाय आप इसको यदि लर्न करोगे तो ये भी हो जाएगा। इवन टर्म्स में मिडिल टर्म कितने होते हैं, दो। कौन से दो मिडिल टर्म है, a माइनस डी, a प्लस डी। और यदि दो ये बीच वाले आ गए, अब मेरे को 2 से 4 टर्म बनाने हैं तो आप कितना ऐड करोगे, कितना सबट्रैक्ट करोगे, 2d ऐड कर देना, 2d सबट्रैक्ट। तो a प्लस डी में 2d ऐड करोगे तो a प्लस 3d हो जाएगा, a माइनस डी में 2d सबट्रैक्ट करोगे तो a माइनस 3d हो जाएगा। तो 2d ऐड करना है, 2d सबट्रैक्ट करना है। तो याद रखने के लिए आपको कंक्लूजन बता दिया इसका। चलें, स्क्रीनशॉट लीजिए। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 2। एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ तो आप इसका यूटिलाइजेशन याद रखें। या तो क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्म्स इवन होंगे या ऑड होंगे, ठीक है। यदि कुछ समझ में नहीं आता है तो फिर अपन सपोजिशन क्या करेंगे टर्म्स की, a प्लस डी, a प्लस 2d, ठीक है। और उससे कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा फर्क नहीं होता। मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, दोनों मेथड से बता रहा हूँ आपको, आप खुद ही जज करिएगा किससे इजी हो गया, ठीक है। चलते हैं पेज नंबर 2। अब देखो बेटा ध्यान से समझिएगा। तो क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड 3 numbers in arithmetic progression such that their sum is 21 and product is 91।
You have to find 3 numbers in AP such that जिनका सम 21 हो और प्रोडक्ट 91। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया। जनरली आपको जो क्वेश्चन फंसेंगे बेटा वो 3 टर्म या 4 टर्म के सपोज करने के लिए फंसेंगे। तो वी हैव टू सपोज 3 टर्म्स इन एपी। हमको एपी में 3 टर्म सपोज करने हैं जिनका सम 21 हो और जिनका प्रोडक्ट 91 आता हो। ठीक है, तो देखिए जो आपको अभी बताया सॉल्यूशन में कि जब भी आप बेटा 3 टर्म सपोज करने हैं तो हमने मान लिया लेट, यदि आप नॉर्मल मेथड से जाओगे, यदि इसको याद नहीं रखना जो अभी मैंने बताया, लेट टर्म्स आर, जो अपन नॉर्मल एपी मानते हैं वो अपन ने ले ली यहाँ पर क्या, ए प्लस बी और ए प्लस 2d, है ना। 3 टर्म जो लेना होता है वो अपन ने ले लिए डायरेक्ट, जो अभी बताया वो नहीं कर रहे हैं, वो मान लो याद भी नहीं आया एग्जाम हॉल में, तो अपन ये करते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको तीनों टर्म्स का सम 21 दिया है। तो सिंस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म, ये पहला, दूसरा और तीसरा, इन तीनों का सम हमको गिवन है 21। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। a प्लस ए 3 टाइम्स 3a, d plus 2d 3 times d is 21, and when we divide both sides by 3, we get a plus d equals to 7. So we get our first equation. दो रिलेशन बेटा किस लिए दिए हैं, क्योंकि दो अननोन है a और d। Once we get a and d, we get any term of, we get all the terms of this progression, है ना। So फर्स्ट भी गिवन तीनों टर्म्स का सम 21 था, मैंने तीनों को ऐड करके 21 से इक्वेट कर दिया, a प्लस b का वैल्यू 7 आ गया। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। अब हमारी सेकेंड इक्वेशन क्या है, नाउ अवर सेकेंड इक्वेशन इज इनका प्रोडक्ट, मतलब a इंटू ए प्लस डी और इंटू ए प्लस 2d, इन तीनों का प्रोडक्ट आपको दे रखा है 91। अब आपको क्या करना है कैलकुलेशन में, भाई a प्लस डी की वैल्यू तो डायरेक्ट मैं 7 डाल देता हूं यहाँ पर, तो मेरे पास अब दो बातें बची, a प्लस डी का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से 7, और a प्लस डी की जगह पर बेटा मैं 7 लिख दूंगा। तो अपन इसको कितना लिख सकते हैं, मैं d का वैल्यू लिख दे रहा हूँ, d एलिमिनेट कर दे रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन, चलो मैं पूरा a प्लस डी की जगह 7 लिख दिया, a प्लस 2d ऐसा नहीं करता मुश्किल आपके लिए 91। ठीक है, इसका समझ में आया। अपन ने क्या किया, a प्लस डी का वैल्यू 7 डाल दिया। ठीक है सर, इतना समझ गया। अब 7 से बेटा यहाँ पर डिवाइड कर दो, ये 7 से यहाँ पर डिवाइड कर दो, चलो डिवाइड भी कर देते हैं। ठीक सर, वो भी समझ गया। तो a प्लस 2d व्हेन वी डिवाइडेड बाय 7 तो कितना आ जाएगा 13। सो ये आ गई इक्वेशन एक 13। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हटा रहा हूँ बेटा। अपने पास अभी तक इक्वेशन नहीं बनी है, आप देख रहे हो मैं सिंप्लीफाई ही करते जा रहा हूं अभी, और करूंगा अभी। तो अब क्या करेंगे सर, अब अपने पास देखिए एक इक्वेशन ये जो आया, इसको एक बार और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अपने पास आ गया बेटा a प्लस 2d इक्वल्स टू 13। अब क्या करना है सर, तो अब अपन d एलिमिनेट कर देते हैं। d का वैल्यू कितना लिख सकते हैं बेटा, यहाँ से 7 माइनस a, तो ये d की जगह पर 7 माइनस a लिख देना। ये d की जगह 7 माइनस a लिखेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 14 माइनस 2a। बताइए 14 माइनस 8, ओ हो कितना कैलकुलेशन लेंदी हो रहा है ना। अब मल्टीप्लाई करोगे बेटा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इट इज 14a minus a square equals to 13, and when we transfer all these terms so we get 14a plus 13 equals to 0। और जब आप इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे बेटा दो वैल्यूज आएंगी 1 और 13, इसको सॉल्व करने में। अब यदि आप a का वैल्यू 1 लेते हो, when we put a equals to 1 तो d का वैल्यू कितना आएगा बेटा 6।
और जब भी आप ए का वैल्यू 13 लेते हो तो डी का वैल्यू कितना आएगा -6। तो हमारे पास ए और डी की वैल्यू ये हो गई। अब आप या तो पेयर ये ले लो या तो पेयर ये ले लो, कोई भी एक लेना, तो आपको नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाएंगे। जैसे मैं यदि ए को 1 ले लेता हूं और डी को मैं 6 ले लेता हूं, तो हमारे टर्म्स हमने क्या सपोज करे थे, ये सपोज करे थे। डाल दो इसमें वैल्यू, ए की जगह पर कितना लिखना है 1, और ए प्लस डी मतलब 6 और 1 7, और ए प्लस 2d तो 12 और 1 13। ये आपके आंसर हो जाएंगे। या फिर यदि आप ए को 13 और डी को -6 लेते हो, तो पहला टर्म बेटा कितना था 13, दूसरा ए प्लस डी मतलब 13 - 6 तो वो हो जाएगा 7, और तीसरा आ जाएगा 1, मतलब इसी का रेसिप्रोकल। तो आंसर 1 7 13 भी लिख सकते हैं, आंसर 13 7 1 भी लिख सकते हैं। और आप देख लो कैलकुलेट करके, इन तीनों को ऐड करोगे तो 21 आता है, इन तीनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 91 आता है, तो वेरीफाई भी हो गया हमारा रिजल्ट। तो इतनी कैलकुलेशन आपको देनी पड़ेगी, तब जाके वी गेट अवर आंसर। एक बार और समझेंगे, हमने 3 टर्म सपोज करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तीनों का सम 21, सॉल्व किया तो एक इक्वेशन आ गई a प्लस डी इक्वल्स टू 7। नाउ तीनों का प्रोडक्ट हमको गिवन था 91, मैंने a प्लस डी का वैल्यू 7 डाल दिया यहाँ पर, तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई 13। और इससे भी मैंने अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो मैंने d एलिमिनेट कर दिया, तो यहाँ से d को एलिमिनेट किया, d की जगह पर 7 - a डाला, तो वी गेट दिस इक्वेशन। सॉल्व किया तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक बनेगा। सॉल्व करोगे तो a की दो वैल्यूज आएंगी 1 और 13। बस यदि इफ वी टेक a का वैल्यू 1 तो d आता है 6, इफ वी टेक a का वैल्यू 13 तो d आता है -6। ठीक है, सो वी गेट दी आंसर। ये अपने पास प्रोग्रेशन आ गई। हाँ बोलो बेटा। सर वो ए का वैल्यू 1 है तो डी का वैल्यू 6 कैसे आएगा? यहाँ पर डालोगे बेटा, a को 1 डालेंगे तो d का वैल्यू कितना आ जाएगा 6, 1 ट्रांसफर हो जाएगा, 7 - 1 6। ओके ठीक है, सर बोलो अमोघ। चलिए नोट करिए बेटा। सर अगर दूसरे क्वेश्चन में दिया है कि नंबर कि 5 नंबर एपी में है, तो अपन टर्म सपोज, हाँ 5 जितने दिए हैं, अब मैं वो भी बता रहा हूँ बेटा, अनुषा तिवारी a - d a प्लस डी से भी बता रहा हूँ। देखिए उससे कैलकुलेशन कितनी आसान होती है। क्यों लिखाया वो हेडिंग, क्योंकि अपने पास ये तो था ही, वो नहीं लिखा था, तो इससे तो कर ही सकते हैं अपन क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा यदि अपन वो टर्म्स लेंगे। तो मैं उससे भी कैलकुलेशन कर रहा हूँ, सेम क्वेश्चन ले रहा हूँ, और जो अभी आपको थ्योरी बताया वो थ्योरी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। फर्स्ट यू टेक दी स्क्रीनशॉट, कोई डाउट होगा इसमें तो पूछिए। सर वो 1 7 13 और 17 कैसे आया? बेटा ये है, हमारे पास a का वैल्यू कितना है 1 और d का वैल्यू कितना है 6। तो हमने टर्म्स ये सपोज किए थे, यहाँ पर a और d की वैल्यूज डाल दीजिए। a का वैल्यू कितना लिया है 1, तो फर्स्ट टर्म कितना हो गया 1। फिर ये कितना लिखा है a प्लस डी मतलब 1 + 6, तो कितना हो गया 7, और ये 1 प्लस ट्वाइस ऑफ 6 13 आ गया, तो ये 1 7 13 हो जाएगा। और यदि आप a का वैल्यू 13 और d का वैल्यू -6 डालते हो, यहाँ पर a को 13 और d को -6, तो आपको जो टर्म्स मिलेंगे वो 13 7 और 1 मिलेंगे। समझ गया वंशिका अभी? सर वो 2d का वैल्यू 14 - 2 कैसे आया? 2d का वैल्यू, ये बेटा d का वैल्यू कितना आया, ये इक्वेशन है ना, यहाँ से d निकालोगे तो बेटा कितना आएगा d का वैल्यू? d का वैल्यू 7 - a लिख सकते हैं, a को ट्रांसफर कर दोगे तो d 7 - a है, तो यहाँ पर कितना d है 2d है। तो जब अपन 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2d का वैल्यू 14 - 2a बन जाएगा। समझ गया अभी? हाँ सर। चलिए, तो टेक द स्क्रीनशॉट एंड अपन इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को सेकंड मेथड से कर रहे हैं। सर ये एनसीईआरटी बुक का है, ओके वेरी गुड बेटा, एनसीईआरटी है तो अच्छी बात है। सर अगर हम
से सॉल्व करेंगे तो ए के वैल्यू 7 और डी के वैल्यू 6 आ रही है। ठीक है बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर यही आएगा। मैं दूसरी मेथड से भी कर रहा हूँ, आंसर यही आएगा, आप देख लो अभी। ठीक है, चलते पेज नंबर 3, मूविंग ऑन टू थर्ड पेज। सेम क्वेश्चन बट डिफरेंट मेथड। अब देखो, आप थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका इजी हो जाएगा। हमने टर्म्स क्या सपोज करने हैं, आपको ये सिखाया गया है। व्हेन वी हैव टू सपोज 3 टर्म्स, तो अपन 3 टर्म्स क्या लेंगे बेटा, अपन लेंगे a माइनस डी। देखो आपने अभी टेबल में लिखा हुआ है ना, ये है 3 टर्म्स। अब अपन को क्या करना है, क्वेश्चन में इन तीनों का सम 21 दिया है, तो इन तीनों को ऐड करते हैं। a माइनस डी, a और a प्लस डी, ये तीनों का सम हमको कितना दिया बेटा, 21। जब आप ऐड करोगे तो ये प्लस का डी माइनस के डी से कट जाएगा, और a प्लस ए कितना आएगा, ये देखो कैलकुलेशन यहाँ आसान हो जाती है। तो 3a इक्वल्स टू 21 आ गया, और इससे डायरेक्टली वी गेट दी वैल्यू ऑफ a का वैल्यू कितना आ गया, 7। तो हो ये रहा था कि पहले इक्वेशन में हमको a और d की रिलेशन मिल रही थी, लेकिन जब आप जैसे ये टर्म सपोज करते हो, तो व्हेन वी ऐड ऑल दीज 3 टर्म्स, तो dd कैंसिल हो जाता है, और डायरेक्टली वी गेट द वैल्यू ऑफ वन अननोन। हमको सीधा a का वैल्यू मिल जाता है, जबकि पहले वाले सपोजिशन में हमको a का वैल्यू नहीं मिलता था, हमको a और d में रिलेशन मिलता था। क्वेश्चन यहाँ पर आसान हो जाता है। ठीक, ये पहली रिलेशन थी, हमको तीनों का सम दिया था 21, तो तीनों के सम 21 से we get the value of a. Now again we are given कि इन तीनों का प्रोडक्ट 91 है। ऑल्सो a माइनस डी, a और a प्लस डी, इनका प्रोडक्ट आपको 91 दिया। अब इसमें a का वैल्यू तो अपन को पता है, a का वैल्यू डाल देते हैं। a का वैल्यू कितना है, 7, मतलब 7 माइनस डी इंटू 7 इंटू 7 प्लस डी इक्वल्स टू 21, सॉरी 91। और अपन 7 से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो 7 माइनस डी, 7 प्लस डी इज इक्वल टू 7 से डिवाइड करोगे कितने टाइम डिवाइड होगा बेटा, 13 टाइम। अब a प्लस डी, ए माइनस डी का आइडेंटिटी लगाएंगे तो कितना होगा बेटा, 7 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 13। 7 स्क्वायर बेटा 49 होता है, 13 सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ से डी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, 36। यहाँ से डी स्क्वायर का वैल्यू बेटा आ जाएगा 36, मतलब डी का वैल्यू आ जाएगा +-6। देखो यहाँ से डी आ गया, तो डायरेक्टली हमको फर्स्ट इक्वेशन से ए मिल गया था, और ए की हेल्प से वी गेट डी, एंड वंस वी गेट ए एंड डी, अब अपना क्वेश्चन आसान हो गया। देखिए क्या क्या आया अपने पास बेटा, अपने पास आया ए का वैल्यू 7 और डी का वैल्यू, हमने दो आए डी के वैल्यू +-6, हम +6 ले लेते हैं। तो यदि ए को 7 डी को 6 लेते हो तो यहाँ पर डाल दो। हमारे टर्म्स ये सपोज करे थे, तो पहला है टर्म a माइनस डी, a माइनस डी करेंगे मतलब 7 माइनस 6 कितना आएगा, 1। फिर a प्लस डी तो 13, फिर a प्लस 2d, सॉरी a माइनस डी, a का वैल्यू कितना, 7, और लास्ट में था a प्लस डी कितना आ जाएगा, 13। तो ये आगे टर्म देखो 1 7 13 पहले भी आया था, बट व्हेन वी टेक a का वैल्यू 7 और d का वैल्यू -6, जब अपन a को 7 और d को -6 लेंगे तो पहला टर्म आपका क्या था, a माइनस डी, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 13 आएगा। फिर a का वैल्यू कितना था, 7, और फिर a प्लस डी करोगे तो कितना आ जाएगा। तो आंसर अभी भी वही 1 7 13 आया या 13 7 1 आया, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सपोजिशन। बस यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन इजी हो जाती है, क्योंकि हमको पहले ही स्टेप में ये मिल जाता है। तो दोनों मेथड में बेटा ये फर्क है कि फर्स्ट मेथड में आपको ए और डी में दो रिलेशन मिलते हैं,
उनको सॉल्व करके अपन ए और डी निकालते हैं। और सेकंड मेथड में हमको फर्स्ट इक्वेशन से डायरेक्टली ए का वैल्यू मिलता है, ए और डी में रिलेशन नहीं मिलता, डायरेक्टली वी गेट द वैल्यू ऑफ ए, और एक ही हल से सेकंड इक्वेशन में ए डाल के डी मिल जाता है। ठीक है, तो ये है दोनों मेथड, आप इसको नोट कर लें, कोई डाउट है वो आपके मन में तो पूछ लीजिए। और ये तो सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, जब भी ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आपको क्या पूछेंगे, 3 टर्म्स एपी में जिनका सम 21 प्रोडक्ट 91, थोड़ी ना अपन ऐसा करेंगे इतना सब। हमको 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, हम वो चारों ऑप्शन को ऐड करके देख लेंगे किन 4 ऑप्शन में से किस ऑप्शन का सम 21 आ रहा है ना। मान लो एक से ज्यादा ऑप्शन है जिनका सम 21 आ रहा है, तो अपन फिर उनको प्रोडक्ट करके देखेंगे किन का प्रोडक्ट 91 आ रहा है। जिनका सम 21 आ जाए और प्रोडक्ट 91 आ जाए उस पर टिक कर देंगे, ऑब्जेक्टिव तो इजी हो जाएगा क्वेश्चन। सब्जेक्टिव में ऐसा करके आपको दिखाना पड़ेगा। सर एक बार और समझाएं, देखिए जब आपको 3 टर्म सपोज करने बेटा, तो a माइनस डी, ए और a प्लस डी, ये 3 टर्म लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तीनों का सम 21 है, तो हमने इन तीनों को ऐड किया, तो d से d कैंसिल हो गया, हमको a का वैल्यू 7 मिल गया। क्वेश्चन में अगला दिया था इन तीनों का प्रोडक्ट 91, अब मैंने a का वैल्यू 7 निकाल लिया, तो यहाँ a की जगह 7 डाल देते हैं, 7 माइनस डी 7, 7 प्लस डी 91 आ। ये वाले 7 से 91 को डिवाइड करोगे 13 टाइम डिवाइड होगा। यहाँ पर a माइनस बी, ए प्लस बी का आइडेंटिटी लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, और ये 13 यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करोगे तो 49 माइनस 13 36 हो जाएगा, तो d का वैल्यू प्लस माइनस 6 आता है। तो अब मेरे पास a का वैल्यू 7 आया और d के 2 वैल्यूज आए, प्लस 7 और माइनस 7, ठीक है, सॉरी प्लस 6 एंड माइनस 6। तो फर्स्ट वी टेक a7 d6, सेकंड में हमने a को 7 d को माइनस 6 ले लिया, तो अपन को टर्म्स या तो 1 7 13 मिलेंगे या 13 7 1 मिलेंगे, दोनों एपी है। एपी को उल्टा कर दोगे तो भी एपी रहता है। सर अगर हमें क्वेश्चन में दिया है 3, ओके बेटा 3 टर्म्स ऑफ एपी, तो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स लेंगे बेटा, 3 का मतलब ऑड ही होता है ना, 3 मतलब ऑड हुआ, 4 बोलेंगे तो इवन टर्म सपोज करेंगे। अगर क्वेश्चन में दिया हो 6 टर्म्स ऑफ एपी, तो अपन इवन टर्म्स, हाँ ठीक है आयुष बेटा ऐसे ही करेंगे। ठीक है, और कोई डाउट किसी बच्चे को तो पूछ लीजिए, टेक दी स्क्रीनशॉट। ये था अपना सपोजिशन ऑफ टर्म्स हेडिंग, और उस पर भी एक क्वेश्चन, तो अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पेज। सर और किस किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो सब आपको बेटा एपीपीएस में देंगे। ठीक है, ये सपोजिशन ऑफ टर्म्स की कल वेडनेसडे को आपको एक एपीपीएस आएगी 25 क्वेश्चन की, उसमें आपको इस पर बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे। चलते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पेज। तो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 4। अब देखिए अपना नेक्स्ट हेडिंग है, इट इज अरिथमेटिक मीन। आप पहले से भी पढ़ते हो, 10th में भी आपने पढ़ा है अरिथमेटिक मीन। इसको इन शॉर्ट अपन ईएम बोलेंगे, अरिथमेटिक मीन। और इस अरिथमेटिक मीन का हेडिंग हम टोटल 3 केस में डिस्कस करेंगे अरिथमेटिक मीन में। ठीक है,
अरिथमेटिक मीन या फिर अपन इसको एवरेज भी बोल सकते हैं या केवल मीन भी बोलते हैं, और ये आप स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते थे। When we have to find mean of some given observation, तो मीन के लिए फॉर्मूला हमारे पास होता था सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसी को अपन मीन बोलते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये जो हेडिंग है अरिथमेटिक मीन, इस हेडिंग को टोटल 3 केस में डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, और इसमें से पहला दूसरा केस आपने पढ़ा हुआ है, और तीसरा केस जो मैं आपको बताऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझिएगा। ठीक है, पहला और दूसरा तो पार्ट आपने पढ़ा हुआ है। तो हम जैसा बोल रहे हैं कि इस हेडिंग को, अरिथमेटिक मीन की हेडिंग को हम 3 केस में डिस्कस कर रहे हैं, और हमारा केस फर्स्ट ये है कि हियर वी फाइंड अरिथमेटिक मीन ऑफ 2 गिवन नंबर्स A एंड B। यदि हमको 2 नंबर्स दिए हैं और 2 गिवन नंबर्स का अरिथमेटिक, केवल 2 नंबर्स का अरिथमेटिक मीन निकालना है, when we have to find arithmetic mean of 2 given numbers, 2 नंबर्स का अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। तो आगे से याद रखेंगे, हम अरिथमेटिक मीन को कैपिटल ए से डिनोट करेंगे, और फॉर्मूला बेटा वही है, 2 नंबर्स हैं तो दोनों को ऐड कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। फॉर्मूला वही है, अरिथमेटिक मीन कहीं भी आया या मीन वर्ड कहीं भी आया तो मीनिंग यही है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सिंस हियर वी हैव ओनली 2 ऑब्जर्वेशन, तो दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग अरिथमेटिक मीन, a प्लस b बाई 2। ठीक है, ये हो गया अरिथमेटिक मीन ऑफ 2 गिवन नंबर्स। ये पहला पार्ट था, खत्म हो गया। वही आपको बोला बहुत इजी चीज है। सेकंड, ये आपको अभी बता रहा था, सेकंड केस ए लिया है तो यहाँ पर बी ले लेते हैं। When we have to find arithmetic mean of n given numbers, जब हमको n नंबर्स का अरिथमेटिक मीन फाइंड करना होगा, और वो n नंबर्स हैं a1, a2, a3 up to an। When we have to find arithmetic mean of n given numbers a1, a2, a3, an, तो यहाँ भी नोटेशन वही है, अरिथमेटिक मीन का कैपिटल ए से डिनोट करेंगे। फॉर्मूला वही है, सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन, जितने आपको ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं उन सारों को ऐड कर दीजिए, एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो जो आपको मिलेगा दिस गिव्स यू अरिथमेटिक मीन ऑफ n गिवन नंबर। ठीक है, ये दूसरा पार्ट हो गया। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि फर्स्ट जो है वो इसका बहुत पर्टिकुलर केस है, ये जनरलाइज फॉर्मूला है। यदि हम यहाँ पर n की जगह पर 2 ले लेंगे तो हमको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। अब आपको यदि 3 नंबर्स का अरिथमेटिक मीन निकालना है तो तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दीजिए। 4 नंबर्स का मीन निकालना है, चारों को ऐड करके 4 से डिवाइड कर दीजिए। 10 नंबर का अरिथमेटिक मीन निकालना है, 10 को ऐड करिए, 10 से डिवाइड कर दीजिए। 100 नंबर्स का अरिथमेटिक मीन निकालना है तो 100 को ऐड करिए, 100 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर 80, 81 बच्चा है, इनका मीन निकालना है यदि अपन को, तो सबको ऐड करके अपन 80 से डिवाइड कर देंगे। ये है एवरेज का फॉर्मूला या मीन का फॉर्मूला, जिसको अपन स्टैटिस्टिक्स में एक्स बार से भी डिनोट करते थे, लेकिन यहाँ पर अपन अरिथमेटिक मीन को कैपिटल ए से डिनोट करेंगे। ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, क्योंकि अपन को जीपी पढ़ना है, उसका जब अपन मीन पढ़ेंगे तो ज्योमेट्रिक मीन बोलेंगे, कैपिटल जी से डिनोट करेंगे। फिर अपन को हार्मोनिक मीन मिलेगा, उसको कैपिटल एच से डिनोट करेंगे। तो ये जो ए, जी और एच है, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है। प्रोग्रेशन के चैप्टर में कहीं भी कैपिटल ए आता है उसका मतलब अरिथमेटिक मीन है, कैपिटल जी आएगा उसका मतलब ज्योमेट्रिक मीन है, और कैपिटल एच आएगा उसका मतलब हार्मोनिक मीन है। ठीक है, तो ये तो 2 बातें अपन बहुत छोटे से पढ़ते आ रहे हैं, ये अपन को। अब मैंने जैसा आपको बोला था, थर्ड केस इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, और थर्ड केस ये है कि अब अपन को इफ वी हैव टू इंसर्ट an arithmetic means, if we have to insert an arithmetic means between 2 given numbers A and B,
ये है बहुत इंपॉर्टेंट बात। अब क्या होता है, क्वेश्चन में आपको दो नंबर दे देंगे ए और बी, और आपको बोलेंगे बेटा कि इन दो नंबर्स के बीच में 4 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करो, या 6 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करो, या 10 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करो। कुछ नंबर ऑफ मीन आपको इंसर्ट करने को बोले जाते हैं। ये थर्ड और बहुत इंपॉर्टेंट केस है कि when we have to insert some arithmetic mean between two given numbers। आपको केवल क्वेश्चन में ये दो नंबर दिए जाएंगे बेटा, और ये बोला जाएगा कि इनके बीच में 5 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करो। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा थ्योरी को। तो इफ वी हैव टू इंसर्ट एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू गिवन नंबर, अब एन बेटा 2 हो सकता है, एन 4 हो सकता है, एन 10 हो सकता है, एन 100 हो सकता है, एन 1000 हो सकता है, एन लाख हो सकता है। दो नंबर्स के बीच में आप कितने ही मीन इंसर्ट कर सकते हो, और जितने भी इंसर्ट करना है सबके लिए मैं अब आपको वो फॉर्मूला बता रहा हूँ। ठीक है, अभी तक बेटा अपन ने क्या पढ़ा? अभी तक अपन ने पढ़ा कि जब आपको दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन निकालना है तो ये फॉर्मूला, जब अपन को एन नंबर्स का अरिथमेटिक मीन निकालना है तो ये फॉर्मूला। अब एन में सब आ गया, 3 नंबर्स का अरिथमेटिक मीन इसी फॉर्मूला से निकलेगा, 4 का अरिथमेटिक मीन इसी फॉर्मूला से निकलेगा, 10 का अरिथमेटिक मीन इसी से निकलेगा। लेकिन अब अपन बिल्कुल एक डिफरेंट थ्योरी पर जा रहे हैं, और वो ये है कि अब मेरे पास केवल दो नंबर गिवन है, ए और बी। अब मैं आपको बोल रहा हूं इन दो नंबर्स के बीच में, ए और बी के बीच में, ये है ए और बी, है ना, ए और बी, इनके बीच में 5 मीन इंसर्ट करो। क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया होगा? क्वेश्चन में आपको ए दिया होगा, क्वेश्चन में बी दिया होगा, और क्वेश्चन में 5 दिया होगा। जो मीन इंसर्ट करने हैं वो नंबर दिया होगा, है ना। अब आप समझिए थ्योरी को क्या है। लास्ट के कंक्लूजन पे ध्यान दीजिएगा बस, बाकी तो मैं पूरी मेथड आपको समझा रहा हूँ कि जब आपको दो नंबर्स के बीच में एन अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है बेटा, तो हमने मान लिया क्या, लेट A1 A2 up to AN be n arithmetic means inserted between A and B। ये हमने मान लिया, ये n अरिथमेटिक मीन्स है जो इन दो नंबर्स के बीच में इंसर्ट किए। क्योंकि हमको n मीन निकालना है तो पहले सपोज करने पड़ेंगे, तो अपन ने सपोज कर लिया बेटा। अब आप क्या करोगे, जैसे ही इन n मीन्स को दो नंबर्स के बीच में इंसर्ट कर दोगे, देयरफॉर अपन ने क्या लिखा है अभी, a के बीच में और b के बीच में अपन ने कितने मीन डाले हैं, n, और वो मीन क्या है बेटा, A1 A2 और अप टू क्या है, है ना, यही लिखा है। ए और बी के बीच में कितने मीन इंसर्ट करे हैं, एन मीन इंसर्ट करे हैं। कितने मीन्स हैं बेटा ये, दीज आर दी एन मीन्स, ये एन मीन इंसर्ट करें, एन मीन, है ना, एन मीन इंसर्ट करें दो नंबर्स के बीच में। तो जब आप ए कॉमा A1 कॉमा A2 कॉमा 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 बी पे खत्म करोगे, तो ये सब मिलजुल के कौन सा प्रोग्रेशन बनाएंगे बेटा, दे आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, ये एपी बनाएंगे। हाँ सर बिल्कुल सही है, आप सही बोल रहे हो, एपी बन जाएंगे ये। तो ये एपी बन गया। अब बेटा आप ये देखो, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो सेकंड टर्म है वो फर्स्ट अरिथमेटिक मीन है, जो थर्ड टर्म है वो सेकंड अरिथमेटिक मीन है। मतलब हमको अरिथमेटिक मीन फाइंड करने हैं, हमको मीन बताने, और मीन जो है इनडायरेक्टली इस एपी के टर्म्स है। और आपको बेटा ये पता है कि किसी भी एपी का कोई पर्टिकुलर टर्म बताने के लिए हम उसका फॉर्मूला जानते हैं। जैसे वी हैव टू कैलकुलेट एपी का सेकंड टर्म, तो हमारे पास सर फॉर्मूला ए प्लस डी, आपको बताया हुआ है। 10th टर्म का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस 9d। 100th टर्म का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस 99d। 20th टर्म का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस 19d। कहने का मतलब यदि मेरे पास ए है और डी है तो मैं एपी का कोई सा भी टर्म बता सकता हूँ, और यदि मैं एपी का कोई सा भी टर्म बता सकता हूँ तो मैं एपी का कोई सा भी अरिथमेटिक मीन भी बता सकता हूँ, क्योंकि जो मीन है वो इनडायरेक्टली इस एपी के टर्म्स बन रहे हैं। तो बेटा हमारे पास, हमको फर्स्ट टर्म पता है, हमको लास्ट टर्म पता है, हमको नंबर ऑफ टर्म्स पता है, सॉरी नंबर ऑफ मीन्स पता है, कितने मीन हमको इंसर्ट करते हैं। यदि किसी तरीके से मेरे को डी पता चल जाए, है ना,
क्योंकि मेरे को कुल मिला के एपी पता करने के लिए दो ही चीजें पता करनी है, वो है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो मैं पूरा जोर लगाऊंगा कि किसी भी तरीके से मेरे को डी पता लग जाए। तो बेटा डी निकालने के लिए क्या करेंगे, आप समझो ध्यान से। मैंने बेटा ए और बी के बीच में कितने मीन इंसर्ट करें, सर एन मीन इंसर्ट कर दिए आपने, ठीक है। तो बेटा ये कितने काउंट में कितने हो गए, ये एन हो गए, और एक ये है और एक ये है। तो यदि मैं इस एपी के टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपसे पूछूंगा, तो इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं बेटा, n+2 टर्म्स हैं। मतलब जैसे मैं आपको बोलूं कि ए और बी के बीच में 5 मीन इंसर्ट करो, तो ये कितने टर्म्स हो जाएंगे, 5 और 2 7 टर्म हो जाएंगे ना। यदि मैं बोलूं ए और बी के बीच में 100 मीन इंसर्ट करो, तो टोटल टर्म्स कितने हो जाएंगे, 102। हमेशा 2 ज्यादा होगा नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पर n क्या है, यहाँ पर n इंसर्टेड मीन है, कितने मीन इंसर्ट किए हैं। और मैं यदि नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा हूं, तो नंबर ऑफ टर्म्स इंसर्टेड मीन से हमेशा 2 ज्यादा रहेंगे। तो मैं यदि ये पूछूं कि बेटा ये एपी के कितने टर्म्स लिखे हैं, तो आप बोलोगे सर ये एपी में n+2 टर्म्स लिखे हैं। कितने टर्म्स हैं, n+2, क्योंकि n तो इतने ही है, n तो यही लिखे हैं, और 2 और ऐड करोगे तो नंबर ऑफ टर्म्स n+2 है। तो अब बेटा अपन लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाते हैं। तो अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया, अब मैं थ्योरी स्टार्ट कर रहा हूँ। आप बताओ लास्ट टर्म का फॉर्मूला बेटा क्या होता है। सर लास्ट टर्म बराबर होता है फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म्स। देखो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स n+2 है, तो फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म्स -1 इंटू डी, यही होता है ना फॉर्मूला लास्ट टर्म का। लास्ट टर्म का फॉर्मूला मतलब आपने क्या पढ़ा था, a + n-1d। वहां पर n क्या होता था, नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स n नहीं है, नाम नंबर ऑफ टर्म्स कितने, n+2। बस इतना सा एक चेंज है, इसको बड़ा ध्यान रखना है आपने। एक चीज जो याद रखनी है, अभी तक जो आपका n होता था वो नंबर ऑफ टर्म्स होता था, लेकिन जैसे ही मीन आएगा, मीन में n जो है आपने इंसर्टेड मीन माने हैं, इसलिए नंबर ऑफ टर्म्स उससे 2 ज्यादा रहेंगे, याद रखिएगा फॉर्मूला। तो यहाँ पर n+2 इस कारण से आया। अब बस अपने पास तो सर हमको ए पता था, बी पता था, n पता था, और ये सब मैं यहाँ डाल दूंगा तो मेरे को डी मिल जाएगा। कैसे मिलेगा बेटा, ए ट्रांसफर कर दो, तो b - a ये कितना हो गया बेटा, ये n+1 हो गया। सर ये n+1 से आप डिवाइड कर दो तो हमको डी मिल जाएगा। तो ये बन गया बेटा डी के लिए फॉर्मूला। डी के लिए फॉर्मूला हो गया b - a अपॉन n+1। दिस इज दी फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग कॉमन डिफरेंस, b - a अपॉन n+1। ठीक है सर, ये तो समझ गया हमको, लेकिन याद रखना बेटा n क्या है। मीन के केस में n, जैसे मैं बोलूंगा 5 मीन इंसर्ट करो, तो n का वैल्यू कितना डालोगे, 5 डालोगे। यहाँ पर n नंबर ऑफ इंसर्टेड मीन है। ठीक है, मैं क्वेश्चन करूंगा तो आपको और क्लियर होगा। तो चलिए ठीक है सर, ये समझ गया। तो अभी तक हमने बेटा क्या किया, इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लो बेटा इसका। ये अपन अरिथमेटिक मीन हेडिंग डिस्कस कर रहे हैं, 3 कैटेगरी में डिस्कस कर रहे हैं। पहली और दूसरी तो बहुत इजी है, तीसरी भी इजी है, आप 1-2 बार इसको समझेंगे तो ध्यान में आ जाएगा। नोट कर लो इसको, इतनी बात में कोई डाउट है तो पूछ लो। सर आप एक बार इंसर्ट वाला समझ सकते का। इंसर्ट वाला मैं फिर से समझाऊंगा अभी आपको, पहले आप पूरा स्क्रीनशॉट लो बेटा, ठीक है। क्योंकि मैं राइट हैंड साइड वाला हटा रहा हूँ, पहले इंसर्ट वाला कंप्लीट करूंगा, फिर एक बार रिवाइज करूंगा। आपको आएगा समझ में, बहुत मुश्किल चीज नहीं है, ठीक है। मैं छोटे छोटे से 2 चीजें बता दूंगा लास्ट में, बस उससे आपका पूरा फॉर्मूला आ जाएगा आपको ध्यान में। पेज नंबर 5, इंसर्ट वाला अभी खत्म नहीं हुआ, इंसर्ट वाला आधा हो गया है, और वो आधा मैं राइट हैंड साइड में कर रहा हूँ। चलिए, तो सर कहाँ चलेंगे, हाँ यहाँ चलेंगे बेटा। ये देखो, इधर ध्यान दीजिए, इधर फोकस करिए बोर्ड पर। क्या किया है सर अभी तक आपने, देखो मैंने आपको बोला था बेटा कि हमको 2 नंबर्स के बीच में एन मीन इंसर्ट कराने हैं, तो मैंने ये एन मीन मान लिए, और जब भी ये एन मीन इन 2 नंबर के बीच में डाल दूंगा तो हमको एक एपी मिल जाएगी।
अब मैं एपी के लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाया हूँ। लास्ट टर्म बराबर फर्स्ट टर्म नंबर ऑफ टर्म्स -1 इंटू डी। इससे मेरे को बेटा डी मिल गया। और मैंने आपको बोला जैसे ही डी मिला वैसे ही आप कोई सा भी अरिथमेटिक मीन बता सकते हो। जैसे अब आपके पास डी आ गया ना, तो अब आप मेरे को बताओ, देखो जो एपी का फर्स्ट अरिथमेटिक मीन है A1, ये A1, ये कौन सा टर्म है इस एपी का? सेकंड टर्म है। ये जो फर्स्ट अरिथमेटिक मीन है ये कौन सा टर्म है? सेकंड। और सेकंड टर्म के लिए बेटा फॉर्मूला क्या होता है एपी में? A प्लस डी। ये तो पता ही है, क्वेश्चन में ही दिया है, और डी हमने निकाल रखा है। ए और डी डाल देंगे तो फर्स्ट अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। अब आप ये बताओ बेटा सेकंड अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होगा? सर सेकंड अरिथमेटिक मीन तो 1 2 3 थर्ड टर्म है, और सर थर्ड टर्म के लिए फॉर्मूला तो A प्लस 2D होता है। ऐसे ही थर्ड अरिथमेटिक मीन बेटा कौन सा टर्म होगा? फोर्थ टर्म, उसके लिए फॉर्मूला क्या है? A प्लस 3D। सर ये तो समझ में आ गया, जो सफिक्स आप यहाँ लिख रहे हो वही सफिक्स यहाँ पर आ रहा है। मतलब सर यदि आपसे मैं nth अरिथमेटिक मीन पूछूंगा तो आप बोलोगे A प्लस ND। खत्म। मतलब जो आपको इन जनरल इतना सब भी याद नहीं रखना है, इसकी जगह पर और इफ वी हैव टू कैलकुलेट एनी अरिथमेटिक मीन AI, कोई सा भी अरिथमेटिक मीन निकालना है तो बेटा उसके लिए फॉर्मूला क्या है? A प्लस ID कर दो, A प्लस ID। अब जैसे मैं यदि सेकंड पूछूंगा तो यहाँ 2 लिख देना, थर्ड पूछूंगा तो यहाँ 3 लिख देना, 10th पूछूंगा तो यहाँ 10 लिख देना, और इस तरीके से 1 2 3 और n अपन सारे अरिथमेटिक मीन बना सकते हैं। आई का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? आई का वैल्यू 1 2 3 अप टू n हो सकता है। तो देखिए जिन दो बातों पर बॉक्स डला हुआ है वही इंपॉर्टेंट है। आपको किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में यदि बोला जाए कि बेटा 4 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करो, अच्छा क्वेश्चन क्या हो सकता है? क्वेश्चन ये हो सकता है कि 2 नंबर्स के बीच में 10 मीन इंसर्ट करो, 5वां मीन बताओ। भाई क्वेश्चन दो तरीके से पूछ सकते हैं कि 2 नंबर्स के बीच में 10 मीन इंसर्ट करो, 10 के 10 बताओ। या फिर दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं कि 2 नंबर्स के बीच में 10 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करो, लेकिन आपको 10 बताने की जरूरत नहीं है, आपने जो 10 इंसर्ट करे उसमें ये बताओ 5वां क्या होगा। क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं। मतलब आपसे क्या पूछ रहे हैं? A5 पूछ रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको वो कैलकुलेशन अब एक क्वेश्चन में करके दिखाता हूँ कि मैंने करा क्या है। देखो आपकी बात केवल इन 2 बॉक्स से बन जाएगी। कोई भी क्वेश्चन आ जाए दुनिया का, जैसे मैं आपसे देखो क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन ये है, insert 5 arithmetic means between 2 14। ठीक है, 2 और 14 के बीच में 5 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करो, यह है क्वेश्चन। सॉल्व कैसे करेंगे? ओके चलो सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले जैसे ही ये आएगा तो सबसे पहले बेटा आप क्या निकालोगे? कॉमन डिफरेंस, सीधा कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है बेटा? लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय n प्लस 1। लास्ट टर्म कितना है बेटा? इसमें 14 है, फर्स्ट टर्म कितना है? 2 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, मतलब 5 और 1 6। कितना आ गया बेटा? ये 12/6। कितना आ गया बेटा? ये डी आ गया। ये खत्म हो गया, यहाँ तक का प्रोसीजर खत्म। अब आपको 5वां अरिथमेटिक मीन मैं लिख के बता रहा हूँ। अब इसमें क्या पूछ सकते हैं कि 5 इंसर्ट करें तो बताओ दूसरा क्या होगा। तो हमको ये नहीं करना है, हम अभी 5 निकाल के दिखा दे रहे हैं। क्वेश्चन में आपसे 5 भी नहीं पूछ सकते, पूछो क्वेश्चन में आपको ये पूछ सकते हैं बेटा 5 इंसर्ट करें ना तो बताओ चौथा वाला क्या होगा। मैं लेकिन आपको 5 लिख रहा हूँ। तो बेटा फर्स्ट अरिथमेटिक मीन क्या होता है? A1। A1 के लिए फॉर्मूला क्या होगा? सर A1 के लिए फॉर्मूला तो A प्लस डी होगा। A कितना था बेटा? A तो 2 था फर्स्ट टर्म, और D कितना निकाला बेटा आपने? D 2 निकाला, 2 और 2 कितना हो गया? 4। अब सेकेंड अरिथमेटिक मीन क्या होगा? तो वो A प्लस 2D होगा, मतलब 2 प्लस 4 होगा तो 6। फिर थर्ड अरिथमेटिक मीन क्या होगा? थर्ड अरिथमेटिक मीन तो सर A प्लस 3D होगा, तो 2 प्लस 6 कितना आएगा बेटा? 8। सर फोर्थ अरिथमेटिक मीन क्या होगा? फोर्थ अरिथमेटिक मीन तो सर A प्लस 3D होगा, सर A प्लस 4D होगा। A प्लस 4D मतलब 2 प्लस 8, तो बोले कितना आएगा? 10। और लास्ट में फिफ्थ अरिथमेटिक मीन क्या होगा?
तो वो सर a+5d होगा, 2 + 10 12, खत्म हो गया। ये पांचों के पांचों अरिथमेटिक मीन आ गए आपके पास। देख लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ये है इंसर्टेड मीन का थ्योरी। कोई सा भी क्वेश्चन आएगा आपको बेटा ए दिया जाएगा फर्स्ट टर्म, आपको डी दिया जाएगा, सॉरी आपको लास्ट टर्म दिया जाएगा, ए देंगे, बी देंगे और क्या देंगे, कितने मीन इंसर्ट करें। तो जैसे ही ए बी और एन दिया, ए बी और एन इस फॉर्मूला में डाल के क्या निकाल देना, डी। वंस वी गेट डी वी गेट एनी अरिथमेटिक मीन। आई होप आपको समझा होगा। टेक दी स्क्रीनशॉट, कोई डाउट हो आप पूछ लीजिए आप। तो देखिए थ्योरी पढ़ने में थोड़ा सा समय ज्यादा लगता है, लेकिन क्वेश्चन में यूटिलाइजेशन देखिए इतना सा है, डी निकालो सीधे अरिथमेटिक मीन आ गए आपको। आप सर, अपने मैन से, हाँ बोलो बेटा। सर आपने जहाँ से नहीं a1 इज इक्वल्स टू a1 इज इक्वल्स टू a+d लिखा है, फिर ये नहीं, नीचे 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 क्वेश्चन में हाँ वहां से समझाइए ना। देखो बेटा, ए का वैल्यू, ए मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म। तो इस क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म कितना दिया था, ये था फर्स्ट टर्म 2, तो ए की जगह पर 2 डाला और डी आपने कितना निकाला, वो भी 2 निकाला, तो 2 + 2 कितना हो गया, 4 हो गया। अब अपन निकालेंगे सेकेंड अरिथमेटिक मीन, तो वो होता है a+2d। तो ए का वैल्यू 2 है, डी का वैल्यू 2 है, तो 2 2 जब 4 हो गया, तो 2 + 4 6 हो गया, एंड सो ऑन, ऐसे ही सब करना है। ठीक है बेटा, हो जाएगा अभी। यस सर। चलिए स्क्रीन शॉट ले लीजिए, कुछ मन में अभी भी सवाल आ रहा है तो पूछ लीजिए। चलिए वेरी गुड। अब चलते हैं पेज नंबर 6 पे। एक नोट आपको बताता हूँ। देखिए अरिथमेटिक मीन में 3 हेडिंग हमने डिस्कस करी हैं। जब हमको 2 नंबर्स का अरिथमेटिक मीन निकालना हो, जब हमको n नंबर्स का अरिथमेटिक मीन निकालना हो, और अब मैं आपके साथ डिस्कस किया लास्ट में जब 2 नंबर्स के बीच में n मीन इंसर्ट करने हो। ठीक है, अब मैं इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से समझिएगा। पेज नंबर 6 पर चल रहे हैं। मैं आपको एक शॉर्टकट फॉर्मूला बता रहा हूँ और उस फॉर्मूला को वेरीफाई भी करूंगा। तो देखिए ये था, ये नोट है। और नोट बेटा ये है पहला कि यदि आपको 2 नंबर्स के बीच में केवल 2 मीन इंसर्ट करनी, इफ a1, a2 be 2 arithmetic means inserted between a and b, then यदि हम 2 नंबर्स के बीच में केवल 2 मीन इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो मैं आपको अब इसके लिए भी एक फॉर्मूला बता दिया, उतनी मेथड करने की जरूरत भी नहीं है। तो पहला अरिथमेटिक मीन के लिए फॉर्मूला होता है 2a + b/3 और दूसरा अरिथमेटिक मीन के लिए फॉर्मूला होता है a + 2b/3 एंड इन दोनों इंसर्टेड मीन का जो सम आता है वो हमेशा a + b के बराबर आता है। 2 चीजें मैंने लिखी हैं यहाँ पर, 2 चीजें लिखी हैं, 2 बातें लिखी हैं। ठीक है, ये दोनों बातें आप याद रखना। अब मैं इसको आपको वेरीफाई भी कर रहा हूं और एक क्वेश्चन के थ्रू भी इसको वेरीफाई कर रहा हूं। मतलब क्वेश्चन में कैसे पूछेंगे और रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखना। तो जो भी मैं बोलता है इंपॉर्टेंट, उसको फॉर्मूला कॉपी में जाना चाहिए।
देखो बेटा ध्यान से समझो। सर वेरीफाई कर दो आप, ठीक है वेरीफाई कर देते हैं। क्वेश्चन में ये बोला है कि दो नंबर्स के बीच में बेटा केवल हम दो मीन इंसर्ट करना चाहते हैं, तो हमको ए को और बी के बीच में दो मीन इंसर्ट करने हैं। वो दो मीन हमने A1 A2 नाम दे दिए, ठीक है। अब आपको 2 करने, 4 करने, 6 करने, 10 करने, 100 करने, 1000 करने, सबके लिए एक ही मेथड है, क्या? फर्स्ट वी कैलकुलेट डी। डी के लिए बेटा फॉर्मूला क्या होता है? b माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। कितने मीन इंसर्ट करने हैं? 2। तो d का वैल्यू बेटा कितना आएगा? सर b का वैल्यू तो b माइनस ए अपॉन 3 आ जाए। ये आ गया d। अब जब d आ गया तो बेटा फर्स्ट अरिथमेटिक मीन के लिए फॉर्मूला क्या होता है? सर वो तो a प्लस डी होता है। ये तो a है, d हमने कितना निकाला बेटा? b माइनस ए बाई 3। 3 एलसीएम ले लो, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यही बनेगा। तो आ गया ना बेटा ये 3a माइनस ए कितना हो जाएगा? 2a। ये आ गया सर। हाँ सर ये तो पहला वाला हो ही गया। a1 बराबर 2a प्लस बी बाई 3 आपने लिखा था, आ गया। तो मैं आपको इतना करने से बचा लिया कि बेटा इसको डायरेक्ट याद कर लो, आपको इतना नहीं करना पड़ेगा। और ऐसे ही जब आप सेकेंड अरिथमेटिक मीन निकालोगे तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस 2d। तो a प्लस 2d ये हो गया 2d। अब एलसीएम लेंगे बेटा तो ये बनेगा 3a 2b 2a बाई 3। कैलकुलेट कर लेना आप इसको, a प्लस 2b बाई 3 आता है। और सर ये भी तो आपने लिखा था, ये आ गया। a1 a2 दोनों हो गए। अब क्या करना था सर? अगली बात ये वेरीफाई करनी थी कि इन दोनों का सम a प्लस बी के बराबर आता है। तो वो तो बड़ा इजीली हो ही जाता है। जब अपन a1 में a2 को ऐड करेंगे तो a1 कितना है बेटा? फर्स्ट अरिथमेटिक मीन। सेकेंड अरिथमेटिक मीन बेटा कितना है? दोनों का एलसीएम ले लिया, 3 3 कट जाएगा, a प्लस बी आ जाएगा। देयरफॉर हमने वेरीफाई कर दिया, यदि हम दो नंबर्स के बीच में दो मीन इंसर्ट करें तो उन दोनों मीन का सम हमेशा फर्स्ट और लास्ट टर्म के सम के बराबर होता है। ठीक है, ये हो गया रिजल्ट, ये वेरीफाई हो गया। तो वेरिफिकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, रिजल्ट इंपॉर्टेंट है कि जब भी दो नंबर्स के बीच में दो मीन इंसर्ट करने हैं तो अपन ये फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे अब देखो मैं आपको क्या बोला, यदि मेरे पास दो नंबर हैं, सुनिए आप ध्यान से, मतलब इसका यूटिलाइजेशन ये है, यहां पर समझो आप। यदि मेरे पास दो नंबर हैं 2 और 4, अब मैं आपसे बोलूं कि बेटा 2 और 4 के बीच में एक मीन इंसर्ट करो, मतलब 2 और 4 का मीन निकालो। तो अपन जानते हैं 2 और 4 का मीन के लिए फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एक ही इंसर्ट करना है। तो सबसे पहला फॉर्मूला आपको बताया था, 2 और 4 का अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं? 2 प्लस 4 बटा 2, है ना। तो when we have to insert only one arithmetic mean, या when we have to calculate the arithmetic mean of two given numbers, जब मेरे को दो गिवन नंबर्स के बीच में एक अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करनी है, एक करना है, तो वो एक कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता था बेटा? a प्लस बी बाई 2। डायरेक्ट फॉर्मूला था ना, दोनों का ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। अब मैंने आपको बेटा दूसरा भी बता दिया कि जब मेरे को दो नंबर्स के बीच में दो मीन इंसर्ट करने हैं, दो करने हैं, तो इन दो के लिए भी आप डायरेक्ट याद रखो, पहला वाला फॉर्मूला होता है पहले मीन का 2a प्लस बाई बी बाई 3, और दूसरे मीन के लिए फॉर्मूला होता है a प्लस 2b बाई 3। ये वाला a प्लस 2b बाई 3, ये दोनों के अपॉन में 3 3 है ना, ध्यान रखना, कट गया वो, दोनों के अपॉन में 3 3, जो ऊपर लिखा है वही फॉर्मूला। एक इंसर्ट करना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, दो इंसर्ट करने हैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, लेकिन जब सब 3 करना होगा, 3 से ज्यादा करना होगा, तो फिर अपन मेथड यूज करेंगे। कौन सी मेथड? वो डी निकालेंगे पहले, और फिर डी निकालने के बाद जितने इंसर्ट करने हैं 3 4 5 सबका वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो एक के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला a प्लस बी बाई 2, दो के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला, दो में दो मीन है पहला और दूसरा, तो पहले के लिए फॉर्मूला है 2a प्लस बी बाई 3, दूसरे के लिए फॉर्मूला a प्लस 2b बाई 3। दोनों क्वेश्चन में आपको a और b देंगे और n भी देंगे कितने मीन इंसर्ट करने। ठीक है, तो ये है ओवरऑल कंक्लूजन उसका। इसमें कोई डाउट है तो पूछिए अभी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।
सो क्लास हो गई? नहीं अभी है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मैं आपको एक सर आप कैमरा थोड़ा नीचे कर सकते हैं, नीचे का दिख नहीं रहा। नीचे का बेटा ये लिखा हुआ है, ये जो दो फॉर्मूले लिखे हैं यही लिखा हुआ ओके सर। है। A1 और A2 लिखा है, A1 A2 ये जो ऊपर लिखा है वही वाले लिखे हुए हैं नीचे। अब एक छोटा सा एक होमवर्क का क्वेश्चन आप लिख लो, ठीक है। इसी रिजल्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है और आप इसको रिवाइज करिएगा, इसमें जो डाउट्स हैं वो निकालिए, ठीक है। और क्वेश्चन बेटा ये है आपके पास, क्वेश्चन ध्यान से समझना। क्वेश्चन ये है, ये होमवर्क है और होमवर्क एंड द क्वेश्चन है इफ A1 A2 up to AN be an arithmetic means inserted between A and B, then इन सारे इंसर्टेड मीन्स का सम, जितने भी मीन आपने इंसर्ट किए हैं उनका सम n इंटू ए के बराबर होता है। n इंटू ए के बराबर होता है। n क्या है सर? n नंबर ऑफ इंसर्टेड मीन है। और सर a क्या है? a का फॉर्मूला बेटा ये, a मतलब a प्लस बी बाई टू, ये जो आपको बताया था अभी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको होमवर्क में है, आप ट्राई करिए, नहीं तो कल मैं एक्सप्लेन करूंगा कल की क्लास में। कल की क्लास अपन इसी के एक्सप्लेनेशन से शुरू करेंगे, लेकिन यदि इसके पहले आपका आ जाता है तो आप मेरे को उसको सॉल्व करके मेरे को पर्सनली इसका सॉल्यूशन सेंड करेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए क्वेश्चन का, बाकी करेंगे बेटा अपन कल की क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, तब तक के लिए बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि ऑल ऑफ यू, बाय एवरीवन। बेटा सर बोलो बेटा। इस हफ्ते टेस्ट रहेंगी क्या, मतलब अगले नहीं, संडे? ये संडे जो कमिंग संडे है इसमें टेस्ट नहीं है आपका। ओके सर। ओके बेटा। सर सिर्फ मैथ्स की नहीं है या केमिस्ट्री फिजिक्स की भी नहीं है? सबका ही नहीं है। ओके सर। ओके बेटा। हाँ बेटा। सर आज पीटीए में तो जेई और नीट के दोनों को आना है क्या? आज पीटीएम है क्या? आज पीटीएम में? नो सर, हमें तो कॉल नहीं आया। नहीं हमको भी नहीं पता है, इसको अलग से बताया होगा। सर सिर्फ शायद नीट वाले स्टूडेंट को आया है। अच्छा अच्छा, तो नहीं जानकारी बेटा बघेल सर से पूछो आप, है ना। सर हम कौन सी बुक से पढ़ रहे हैं, सीबीएसई और स्टेट? बेटा अपन कॉम्पिटिटिव बुक से पढ़ रहे हैं, ना सीबीएसई ना स्टेट। आपको कॉम्पिटिटिव का पढ़ना है तो इसमें कोई पर्टिकुलर बुक नहीं है ना। और आपको जितना भी कंटेंट पढ़ा रहे हैं वो आपकी बुक में कहीं ना कहीं कभी ना कभी देखने को मिलेगा आपको। चलिए सो बाय एवरीवन, मिलेंगे कल की क्लास में। बाय बेटा, बाय बाय। सर ओके बेटा, बाय बेटा, बाय एवरीवन। हाँ मैं भेज दूंगा बेटा आपको भी। आप भावेश आज मेरे को मिलो इंदौरा ब्रांच में, ठीक है। ओके बाय।